फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं दो ईएलएसएस फंड्स यानी कि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड और कैनारा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन दो के बारे में इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं ईएलएसएस कैटेगरी में उनको कंपेयर किया था। इनके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ नॉलेज चाहिए इन फंड्स के स्पेसिफिकली, या अगर आपने इन फंड के अंदर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको क्या इसके अंदर रिटर्न्स, रिस्क, क्या पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर एक ओवरऑल रिव्यू हो जाएगा इस फंड के ऊपर। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को स्टार्ट करें तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, इसके बारे में अंदर सबसे पहले हम ब्रीफली समझते हैं। ये जो फंड है हमारा बहुत ही रिसेंटली हमारे पास लास्ट 3 इयर्स के अंदर, इसकी अगर हम फंड की एज देखें तो हमारे पास सिर्फ 3.5 साल के अंदर ही है जिसके अंदर हम इसकी रिस्क, रिटर्न्स और डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि फंड थोड़ा सा नया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने की, बट स्टिल हम देखते हैं कि इसने 3-3.5 साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि जो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड है वो बहुत ही अच्छे फंड हाउस से आ रहा है, जिसका एक बहुत ही पॉपुलर फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स जो है उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उसी हाउस से आ रहा है तो टैक्स सेवर फंड। दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट फंड हो जाता है हमारी डिस्कशन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। तो जैसा हमने बताया, इस फंड की सिर्फ एज जो है वो 3.5 साल यानी कि 3 ईयर्स 6 मंथ्स है। इसीलिए क्योंकि नया फंड है तो हमारे पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM साइज़ है वो इस फंड का काफ़ी कम है। अगर हम देखें तो वैल्यू इज जस्ट 942 करोड़, यानी कि अभी फंड के अंदर जो है काफ़ी एक्सपेक्टेशन यानी कि काफ़ी स्कोप है और फंड आने का। जैसे जैसे ये फंड अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो ज़्यादा पॉपुलर होगा और ज़्यादा फंड इसके अंदर आएंगे, क्योंकि AUM जो होता है वो फंड को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनाता है। इट डजेंट मीन कि इसका AUM कम है। AUM कम इसीलिए है क्योंकि ये फंड नया है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी AUM साइज़ भी बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके अंदर कैनारा रोबेको को कंपेयर करें, क्योंकि कैनारा रोबेको थोड़ा सा पुराना हमारा फंड है, इसकी अगर हम फंड की एज देखते तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। इसकी जो साइज़ है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना फंड है, तो ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ यानी कि 4,500 करोड़ का AUM साइज़ हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा फंड है, काफ़ी पॉपुलर फंड है और इतने टाइम से है तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे हमने इसके अंदर देखा कि हमने दोनों फंड्स की एज और AUM साइज़ देखा, लेकिन एक जो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस आ रहा है वन ऑफ द पैरामीटर्स, दैट इज़ कि जो हमारा इक्विटी कंपोनेंट है। क्योंकि आपको जैसे पता है ईएलएसएस जो फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी फंड्स होते हैं, मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के अंदर देखें तो इक्विटी 86% है, यानी कि जो फंड मैनेजर या फंड हाउस है वो इस फंड के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है डेट या फिर कैश के फॉर्म में रिजर्व किया हुआ है, विच आई थिंक इज़ बिकॉज कि इसके अंदर जो हमारा AUM साइज़ है काफ़ी कम है, तो रिडेम्पशंस अगर आती हैं या फिर फंड्स को लगता है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस फंड को डिप्लॉय कर सकता है। वहीं उसके अगेंस्ट कैनारा रोबेको के अंदर ऑलमोस्ट 97%, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक उसके जो पीयर्स हैं, नॉर्मली पीयर्स भी हैं, वो ऑलमोस्ट 98 to 97% जो है अपना इक्विटी कंपोनेंट रखते हैं और बहुत ही कम कंपोनेंट अपना कहीं और रखते हैं, बिकॉज दे वांट टू डिप्लॉय एज मच एज फंड्स। और जैसे ही AUM साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी पोर्शन बढ़ जाता है। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं रिस्क पैरामीटर्स को। तो दोनों ही फंड्स के अंदर हमने कौन कौन से फैक्टर्स को कंपेयर किया है। तो रिस्क के अंदर सबसे पहले हमने देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने शार्प रेशो, और इसके अंदर अल्फा बीटा पैरामीटर्स को भी हम देखेंगे। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपको पता है अपने बेंचमार्क, क्योंकि हम दोनों ही बेंचमार्क यहाँ पे निफ्टी 500 ले रहे हैं, आपकी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस जो है वो कितना डेविएट कर रही है। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है कम होना चाहिए, फंड को अच्छा होता है, जितना फंड स्टैंडर्ड डेविएशन कम उतना फंड इट्स बेटर। तो उस कंपैरिजन से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पराग पारिक टैक्स सेवर फंड जो है दोनों फंड्स के कंपैरिजन के अंदर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। नाउ अब हम दूसरे पैरामीटर्स के अंदर आ जाते हैं, जो है कि हमारा शार्प रेशो। शार्प रेशो होता है हमारा रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि फंड कितना आपको रिटर्न्स दे रहा है रिस्क लेने के ऊपर, यानी कि फंड शार्प रेशो जितना ज़्यादा, दैट मीन्स कि उसने रिस्क कम लिया है और रिटर्न्स ज़्यादा आए हैं। अगर हम इस पैरामीटर से देखते हैं तो अगेन पराग पारिक टैक्स सेवर फंड जो है उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ 1.07 एंड कैनारा रोबेको इज जस्ट 0.87। तो इसके अंदर भी हमारा जो है शार्प रेशो के अंदर पराग पारिक जो है स्कोर बेटर कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं इसके अंदर बीटा के वैल्यूज़ देखते हैं, क्योंकि बीटा जो होता है आपका वो फंड की वॉलेटिलिटी बताता है। नॉर्मली आपका जो फंड बीटा जो होता है वो जितना कम होगा फंड उतना वॉलेटाइल कम होता है, तो नॉर्मली लोग कम जो बीटा होता है वैल्यूज उसको प्रेफर करते हैं। तो अगेन इन दिस अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक ओवर स्कोर कर रहा है बीटा में कैनारा रोबेको को। तो मोरलेस जैसे हम देखते हैं ये 3 साल ही हुए हैं जबकि पराग पारिक को, बट स्टिल इसने काफ़ी सारे जो हमारे रिस्क पैरामीटर्स हैं उसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंटली आराम से इसको बीट किया है हमारे कैनारा रोबेको टैक्स सेवर फंड के अंदर। नाउ रिस्क पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद हम ब्रीफली देखते हैं 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर हमें कैसे रिटर्न्स मिले हैं। नाउ 3 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं
तो अगेन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है पराग पारेख ने। अगेन वी आर गेटिंग मोर देन 23%, यानी कि आपको सिग्निफिकेंटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। वेयर लेस आपके कैनरा बैंकों के अंदर में मोर और लेस आपको 20% जो है CAGR के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि कम नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही फंड अच्छे हैं, क्योंकि आप रिटर्न्स वाइज हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं तो, और 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर हम, क्योंकि 5 ईयर्स के पास हमारे पास पराग पारेख का तो डेटा ही नहीं है, और 5 ईयर्स के अंदर हम कैनरा बैंकों को देखते हैं तो स्टिल वी आर गेटिंग मोर देन 15%। तो रिटर्न्स वाइज दोनों अच्छे हैं। रिस्क पैरामीटर्स भी इतने हमारे खराब नहीं थे कैनरा बैंकों के, बट हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई उनके कंपैरिजन में हम बता रहे हैं। नाउ अब हम देखते हैं दोनों ही जो फंड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स और जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर उन्होंने एलोकेशन किया हुआ है, क्योंकि उससे हमें फंड का जो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल पता लगता है। तो अगर हम देखें, हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं, हमने यहाँ पे 4 जो हैं लास्ट ईयर के 2022 में हमने सारे क्वार्टर्स के अंदर हमने देखें कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर पराग पारेख और कैनरा बैंकों ने एलोकेशन किया है। तो स्टार्टिंग विद द पराग पारेख अगर आप देखेंगे तो मार्च के अंदर वी आर गेटिंग जो हमारे पास है मिसलेनियस, वी आर गेटिंग IT सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक्स, यानी कि IT सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। जून के अंदर अगेन वी आर गेटिंग द IT सर्विसेज। देन सितंबर के अंदर हमारे जो टॉप 2 हैं दैट अगेन इज IT सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक्स। एंड अगेन इन द दिसंबर के अंदर हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग मोर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट्स बैंकिंग एंड ब्रोकरेजेस, एंड अगेन वी हैव द IT सर्विसेज एंड ऑल्सो द प्राइवेट बैंक्स। तो हम देखते हैं तो जितना यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स जो रही हैं वो लास्ट में थोड़ी सी चेंज हुई है, बट मोरलेस आपकी IT रिलेटेड एंड ऑल्सो योर फाइनेंस प्राइवेट बैंकिंग रिलेटेड आपकी टॉप 2 सेक्टर्स के अंदर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिसने सिग्निफिकेंटली होल्ड किया हुआ है, तो हमारे टॉप जो आती है इसके अंदर एलोकेशन, अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं तो वी हैव द HDFC लिमिटेड, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ITC। तो मोरलेस ये जो कंपनीज़ हैं इन कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा रनवे दिया था हमें पर्टिकुलरली लास्ट ईयर के अंदर, और ये हमें बताता है कि हमारी इस फंड के अंदर होल्डिंग कैसी है। हमारे पास मोरलेस हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स इसमें इतने नहीं है, मोरलेस IT और फाइनेंशियल्स के काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग है। अगर हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, हम चेक करते हैं कैनरा बैंकों के अंदर, तो कैनरा बैंकों के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है, चारों ही क्वार्टर्स के अंदर जो टॉप 2 लीडर्स कर रहे हैं सेक्टर्स हमारे पास प्राइवेट बैंकिंग एंड IT सर्विसेज, यही तीनों जो दोनों जो सेक्टर्स हैं वो चारों हमारे जो सिग्निफिकेंटली हमारे जो क्वार्टर्स रहे हैं उसके अंदर उन्होंने लीड किया है। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो IT है और फाइनेंस है वही 2 कंपनीज जो सेक्टर्स हैं उसकी कंपनीज हैं। तो अगेन टॉप लीडर्स के अंदर यू कैन सी ICICI बैंक, HDFC, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, एक्सिस बैंक। तो दीज आर द कंपनीज जो कि हमारी कैनरा बैंकों के अंदर होल्ड कर रही हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको इन 2 फंड्स के कंपैरिजन से आपको काफ़ी अवेयरनेस होगी कि एटलीस्ट अबाउट दीज 2 फंड्स। ये 2 फंड्स का जो कंपैरिजन हमने किया है जस्ट फॉर योर अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पस, क्योंकि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने गोल्स और अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से कर सकते हैं। आपको कुछ और डाउट लगता है, आपको इन फंड्स के बारे में किसी और फंड्स के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम इसी तरीके से और जो ELSS फंड्स हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जिसके अंदर आप अपने टैक्स सेविंग के लिए अंदर कर रहे होंगे, तो विल गेट बैक टू विथ मोर सिमिलर फंड्स सो दैट आपकी एजुकेशन और नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।